हाय गाइस। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसका एक टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें हम बात करेंगे उसके पहले रूल्स की, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को लेवोसियर ने 1774 में दिया था और ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है बहुत ही सिंपल रूल है जो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हम सिंपल समझते हैं, हमने एक केमिकल रिएक्शन ली जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहा है H2O एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन के 2 ग्राम है और ऑक्सीजन के 16 ग्राम है। तो रिएक्टेंट को अगर हम बात करेंगे उनका मास कितना है 18 ग्राम और प्रोडक्ट आप देख रहे हो 18 ग्राम मिल रहा है। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लेंगे तो उसमें अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान हमें प्रोडक्ट का मिलेगा। यानी कि हम जो द्रव्यमान है उसको न ही नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, लेकिन हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शन है इसका। तो अगर हम जनरली केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हम बात करते हैं N2 प्लस 3H2। तो यहाँ पर हमें मिलता है ट्वाइस NH3, यानी कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं यहाँ पर ट्वाइस NH3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नाइट्रोजन है वो हमने लिया है 28 ग्राम और हाइड्रोजन की बात करें वो हमने लिया है 6 ग्राम। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो जो रिएक्टेंट का जो मास है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है 34 ग्राम और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का जो मास है वो भी हमें मिल रहा है 34 ग्राम। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, नाम से स्पष्ट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि जो द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित, कांस्टेंट, नियत रहेगा। जितना हम रिएक्टेंट का मास देंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट का मास मिलेगा। एक और सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं, C+O2, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CO2। यहाँ पर आप देख रहे हो जो कार्बन है वो हमारे पास है 12 ग्राम और ऑक्सीजन है 32 ग्राम। अब आपके दिमाग में अगर आप साइंस को, केमिस्ट्री को अगर बेसिक जानते हो आप, तो आपको पता होगा 16 ग्राम, ये जो 12 ग्राम, 32 ग्राम, 34 ग्राम, ये सब मैं जो ले रहा हूँ वो उनके द्रव्यमान संख्या है उसके आधार पर लिया जाता है। अगर आप नहीं जानते हो तो 1-2 लेक्चर वेट करो, जब मोल कंसेप्ट हम शुरू करेंगे तब ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो कार्बन की बात करें तो 12 ग्राम कार्बन है हमारे पास और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। तो टोटल जो रिएक्टेंट का मास है वो हमारे पास है 44 ग्राम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका मास भी हो जाएगा 44 ग्राम। यानी कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक उत्पाद का कुल द्रव्यमान, क्रियाकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान, यानी कि उन दोनों का टोटल करेंगे तो वो सेम ही आएगा, क्योंकि जो अभिक्रिया होने से पहले जो अभिकारक थे उनका द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद होगा उनका द्रव्यमान समान होगा, तो उनका जो सम होगा वो भी इक्वल आएगा। यही कहना चाह रहे हैं नियम। अर्थात कोई भी रासायनिक परिवर्तन है उसमें हम द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के दूसरे नियम के बारे में, जो है कि स्थिर अनुपात का नियम, जिसे प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। अब ये नियम क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी रासायनिक यौगिक, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसके अंदर जो अवयव है, अवयवी तत्व, यानी कि जिस एलिमेंट से वो बना हुआ है, और तो मोर देन 2 होंगे, तो जब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं और कोई केमिकल कंपाउंड बनाएंगे तो वो जो एलिमेंट के जुड़ने का जो रेशियो होगा, जो भारात्मक अनुपात होगा, वो सदैव स्थिर रहेगा, चाहे हम उस केमिकल कंपाउंड को किसी भी मेथड से प्राप्त करें या किसी भी रिसोर्स से प्राप्त करें। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर की, अगर हम वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर की,
तो इस वाटर में बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 ग्राम है, भारात्मक अनुपात यानी कि उनके द्रव्यमान का। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर है 16 ग्राम। तो इनका जो रेशियो 1:8 है। यानी कि हम अगर H2O की बात करें तो इसके अवयवी तत्व कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये उसके अवयवी तत्व है। और H2O एक रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है। तो अगर हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड होते हैं तो उस केमिकल कंपाउंड में उनके जो अवयवी तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये वाटर के अवयवी तत्व है। तो उनका जो भारात्मक अनुपात होता है, यानी कि जिस भार में वो परस्पर जुड़ते हैं, उनका जो भारात्मक अनुपात होता है यहाँ पर कितना है, 1:8 है। ये भारात्मक जो अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे हम उसको किसी भी विधि या किसी भी सोर्स से प्राप्त करें। यानी कि हम वाटर को लैब में बनाएं, चाहे वो लेक वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, या कोई भी वाटर हो, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अवयवी तत्व है, उनका भारात्मक जो अनुपात होगा 1:8 ही होगा। उस पर अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, ये भी केमिकल कंपाउंड है। इसके जो अवयवी तत्व है वो है कार्बन और ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको रेशो की बात करें तो 12 ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पर 32, तो ये हो गया 3:8। तो यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि से प्राप्त करें, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, भारात्मक अनुपात, वो हमेशा होगा 3:8 ही होगा। तो हम बात करेंगे तीसरे नियम की, जो है गुणित अनुपात का नियम, जिसे डाल्टन ने 1804 में दिया था। बहुत ही सिंपल नियम है। इस नियम के अनुसार दो तत्व मिलकर, जैसे कि आप देख रहे हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक तत्व बनाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आप देख रहे हो N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, यानी कि दो से अधिक यौगिक तत्व बनाते हैं। तो उसमें एक तत्व की निश्चित मात्रा, यानी कि हम देख रहे हैं नाइट्रोजन N2 है, तो उसका भार कितना है, 28 ग्राम। सब में आप देख रहे हो नाइट्रोजन कितना N2 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 ही है, यानी कि नाइट्रोजन का भार कितना है, 28 ग्राम। सब में 28 28 28 ग्राम है। यानी कि जब दो तत्व मिलकर दो से अधिक यौगिक तत्व बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा, यानी कि नाइट्रोजन का भार हमने फिक्स कर दिया 28 ग्राम, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरा तत्व है उसकी अलग अलग मात्रा के साथ संयोग कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो पहला तत्व N2O, जहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है, 28 ग्राम है, और ऑक्सीजन का आप देख रहे हो कितना आ रहा है, ऑक्सीजन एक ही है, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 ग्राम। आप दूसरे तत्व में आप देखो, दूसरा है N2O2, जहाँ पर नाइट्रोजन का भार कितना है, 28 ग्राम, N2 है, और ऑक्सीजन कितना है, O2, तो ऑक्सीजन का है 32 ग्राम। तीसरा देखो N2O3, जहाँ पर नाइट्रोजन का भार 28 ग्राम है, और O3 ऑक्सीजन का 48 ग्राम। उसी प्रकार N2O4, जहाँ पर नाइट्रोजन का भार 28 ग्राम है, और ऑक्सीजन O4 है 64 ग्राम। उसी प्रकार N2O5, वहाँ पर नाइट्रोजन का भार 28 ग्राम और ऑक्सीजन का 80 ग्राम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का भार हमने फिक्स कर दिया 28 ग्राम, और उसके साथ जो जुड़ रहा है ऑक्सीजन, उसका जो भार है वो अलग अलग है, लेकिन आप देख रहे हो वो एक सरल अनुपात में है। देखो अगर हम इसका रेशियो निकाले तो 1:2:3:4:5 आया। यानी कि यह नियम ये कहता है, गुणित अनुपात का नियम, कि जब दो तत्व परस्पर सहयोग करके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े, परस्पर सहयोग करके दो से अधिक यौगिक तत्व बनाते हैं, आप देख रहे हो दो से अधिक यौगिक तत्व बनाते हैं, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ जो दूसरा तत्व है जिसके अलग अलग मात्राएं जुड़ रही है, वो एक सरल अनुपात में होती है। बहुत ही सिंपल रूल है, एक बार फिर समझते हैं कि जब दो तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर मिलकर दो से अधिक यौगिक तत्व बनाते हैं, तो आप देख रहे हो दो से अधिक यौगिक तत्व बनाए, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, नाइट्रोजन का आप देख रहे हो निश्चित मात्रा है, एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राएं जो होती है वो एक सरल अनुपात में संयोग करती है, मतलब उसके साथ एक सरल अनुपात में जुड़ती है। तो अब तक हमने 3 नियम पढ़े। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेवोशियन ने 74 में दिया था, सिंपल रूल है। उसके अनुसार जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
दूसरा जो नियम था स्थिर अनुपात का नियम, जिसे प्राउस ने 1799 में दिया था, और उसका कहना यह था कि हम किसी भी जो भी रासायनिक यौगिक होगा उसमें जितने भी अवयवी तत्व होंगे उनका जो भारात्मक अनुपात होगा, यानी कि जिस अनुपात में वो आपस में जुड़ेंगे वह अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। स्थिर अनुपात का नियम सदैव स्थिर रहेगा, चाहे हम उस केमिकल कंपाउंड को किसी भी सोर्स से प्राप्त करें। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक और है NH3, यहाँ पर आप देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा जुड़ने का वो होगा 14:3, यानी कि हम NH2 को किसी भी सोर्स से, अमोनिया को किसी भी सोर्स से हम प्राप्त करें उसका जो भारात्मक अनुपात होगा तत्व होगा 14:3 ही होगा। और तीसरा रूल था गुणित अनुपात का नियम, जो बड़ा ही सिंपल नियम है, जो कहता है कि जब दो तत्व मिलकर दो से अधिक यौगिक तत्व बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करने वाले दूसरे तत्व के अलग अलग भार जो होते हैं वो एक सरल अनुपात में होते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के अगले नियम की, जिसे हम कहते हैं तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम जिसे रिचर ने 1792 में दिया था, बहुत ही सिंपल रूल है ये भी। और उसके अनुसार ये रूल क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व, जैसे कि हम एक एग्जांपल समझते हैं, हम तीन तत्व ले लेते हैं, लाइक हमने लिया सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व हमने लिए। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन ये जब जुड़ते हैं तो बनता है एक केमिकल कंपाउंड, बनता है CH4। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो बनता है H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो बनता है CO2। यानी कि हमारे पास तीन तत्व हैं C, H और O। ओके, अब हम बात करते CH4 और H2O में ले लेते हैं, यानी कि जब दो तत्व, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं C और कार्बन और ऑक्सीजन की, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर CH4 बना रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O बना रहा है। बहुत ही सिंपल रूल है। अब ये नियम ये कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जिस अनुपात के साथ हाइड्रोजन में जुड़ेंगे उसी अनुपात के साथ परस्पर भी जुड़ेंगे, यानी कि कार्बन जितने अनुपात के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जितने अनुपात के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है उतने ही अनुपात में दोनों परस्पर भी जुड़ेंगे। देखो कैसे वो समझते हैं, हम बात करते हैं CH4 और हम दूसरा जो एलिमेंट बना वो है H2O। जहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन कितना है 12 ग्राम और हाइड्रोजन 4 ग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम और ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम। यानी कि यहाँ पर इसको हम करते हैं तो 3:1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3:8। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ किस रेशियो में जुड़ रहे हैं 3:8। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ 3 रेशियो में है और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ 8 के रेशियो में है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से किस रेशियो में 3:8 के रेशियो में, तो परस्पर आपस में भी वो 3:8 के रेशियो में जुड़ेंगे। जैसे कि आप सिंपल देख सकते हो CO2, तो कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा 32, तो ये आ गया 3:8। यानी कि दो तत्व, हमारे पास दो एलिमेंट है, दो तत्व तीसरे तत्व के साथ जिस अनुपात में जुड़ते हैं उसी अनुपात में वो आपस में भी जुड़ते हैं। क्लियर? तो ये था तुल्य अनुपात का नियम। तो देखो इस डेफिनेशन के साथ समझते हैं। इसके अनुसार दो तत्व A तथा B, यानी कि दो तत्व C तथा O जिस भार के अनुपात में अलग अलग तीसरे तत्व C के निश्चित भार से संयोग करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का भार निश्चित कर दिया हमने, तो तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं। यह अनुपात A तथा B के परस्पर सीधे संयोग के अनुपात, यानी कि A और B यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जो सीधा जुड़ेंगे, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जिस अनुपात के साथ हाइड्रोजन से जुड़ रहे थे उसी अनुपात में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ये अनुपात उसके बराबर भी हो सकता है या उसके सरल अनुपात में भी हो सकता है। बहुत ही सिंपल रूल। अब हम बात करेंगे आवोगाद्रो के नियम के बारे में। तो आवोगाद्रो के नियम को समझने से पहले हम बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस थी उसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में उसने गलत बोला था, लेकिन एक बार हम उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं कि एक्चुअली बर्जीलियस ने कहा क्या था।
तो बर्जीलियस का कहना यह था कि समान ताप व दाब पर, यानी कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दे तो कांस्टेंट कर दे तो समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, यानी कि जितनी भी गैस है उनके समान आयतन में, आयतन समान होना चाहिए। तो समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है, ये बर्जीलियस का कहना था। यानी कि कोई भी हम गैस ले लें, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर हम फिक्स कर ले, सभी गैसों के अलग अलग गैस लेकर, और उसका आयतन हम फिक्स कर लें। जैसे कि 5 लीटर हमने हाइड्रोजन लिया, 5 लीटर क्लोरीन लिया, तो दोनों में परमाणु की संख्या समान होगी, ये कहना था बर्जीलियस का। तो हम बर्जीलियस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बर्जीलियस का कहना यह था कि हमने हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया, इनकी रिएक्शन करवाई तो ट्वाइस HCl मिला। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन का कितना है, उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 आयतन है और क्लोरीन का 1 आयतन है। उसी प्रकार HCl के 2 आयतन है। तो उसने क्या बोला कि समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है, यानी कि H2 का 1 आयतन है तो क्लोरीन का 1 आयतन है, तो दोनों के आयतन समान है, तो दोनों में परमाणु की संख्या समान होगी। और इधर 2 आयतन है, तो अगर यहाँ पर n आयतन लेते हैं हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन का भी n आयतन होगा, तो HCl का हो जाएगा 2n आयतन। तो एक आयतन में, समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है, तो माना कि n आयतन है हमारे पास, उस n आयतन में परमाणु एक परमाणु मानते हैं अपन। तो अगर एक परमाणु क्लोरीन का है, सॉरी हाइड्रोजन का है, तो क्लोरीन का भी कितना होगा, एक परमाणु, क्योंकि उन दोनों के समान आयतन रिएक्शन कर रहे हैं, तो परमाणु की संख्या भी समान होगी, क्योंकि समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है। तो सिर्फ अगर हाइड्रोजन के अगर एक परमाणु माने, तो क्लोरीन का भी एक परमाणु रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 यौगिक परमाणु मिलेंगे अपने को, 2 यौगिक परमाणु मिलेंगे HCl के। यानी कि जब एक परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु क्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो हमें 2 यौगिक परमाणु क्लोरीन के मिलेंगे। तो अब अगर हमें एक यौगिक परमाणु क्लोरीन का, हाइड्रोक्लोरीन का चाहिए HCl का, तो उसके लिए हमें क्लोरीन कितना चाहिए, आधा परमाणु, और हाइड्रोजन आधा परमाणु। यानी कि अगर हमें एक यौगिक परमाणु HCl चाहिए तो उसके लिए आधा परमाणु हाइड्रोजन और आधा परमाणु क्लोरीन चाहिए। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि डाल्टन के एटॉमिक जो पोस्टुलेट है उसके हिसाब से हम बात करें तो परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। और यहाँ पर बर्जीलियस का कहने का मतलब है आधा परमाणु, यानी कि परमाणु अविभाजित होता है, इसलिए बर्जीलियस की हाइपोथेसिस गलत है। यानी कि बर्जीलियस का कहना, बर्जीलियस ने क्या बोला कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है, ये बोला था बर्जीलियस ने। अब हम बात करते हैं आवोगाद्रो के बारे में। तो आवोगाद्रो ने क्या बोला, आवोगाद्रो की जो हाइपोथेसिस है वो कुछ इस प्रकार की है। तो आवोगाद्रो का कहना यह था कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। जहां पर हम अगर बर्जीलियस की बात करें, बर्जीलियस ने क्या बोला था कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है। और आवोगाद्रो का कहना यह था कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। चलो हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आवोगाद्रो के हिसाब से चलेंगे हम, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 1 और इधर 2 है। तो अगर हम इसका एक आयतन लेते हैं तो हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन का भी एक आयतन है और HCl के 2 आयतन मिल रहे हैं। यानी कि अगर n आयतन हाइड्रोजन लेंगे अपन, n आयतन क्लोरीन लेंगे अपन, तो जो HCl मिलेगा वो 2n आयतन मिलेगा। यानी कि अगर हम एक अणु n आयतन में, माना कि एक अणु है, तो इसके n आयतन में भी एक अणु होंगे और 2n आयतन में 2 अणु। यानी कि HCl के 2 अणु प्राप्त करने के लिए हमें क्लोरीन का एक अणु और हाइड्रोजन का एक अणु चाहिए। तो उसी प्रकार HCl का एक अणु, यानी कि एक यौगिक परमाणु, HCl का एक अणु प्राप्त करने के लिए हमें क्लोरीन का आधा अणु और हाइड्रोजन का आधा अणु चाहिए। तो आधा अणु इट मीन व्हाट, एक परमाणु। यानी कि एक अणु HCl प्राप्त करने के लिए क्लोरीन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु चाहिए। यानी कि यहाँ पर डाल्टन भी सही होता है, उसकी थ्योरी भी गलत साबित नहीं होती है। लेकिन बर्जीलियस की परिकल्पना में देखिए अगर अपन, तो बर्जीलियस की परिकल्पना में हमें एक अणु HCl प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आधा परमाणु क्लोरीन और आधा परमाणु हाइड्रोजन चाहिए था, जो कि डाल्टन को गलत साबित कर रहा था। तो यहाँ पर जो आवोगाद्रो कहने का सिंपल मीनिंग यही है कि समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में,
यानी कि जितनी भी गैसें होगी उनके समान आयतन में, यहाँ पर हम देख रहे हो हाइड्रोजन का एक आयतन, क्लोरीन का एक आयतन, दोनों का समान आयतन, उनके समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, एक एक अणु एक एक अणु, हम मान रहे हैं कि अणु एक एक अणु है। तो यहाँ पर क्लोरीन के कितने, 2 अणु मिलेंगे, क्योंकि क्लोरीन का कितना है, 2 आयतन है, 2 आयतन 2 अणु, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये कहना था अवोगाड्रो। इसको हम एक और चीज़ से समझते हैं, जैसे कि आदर्श गैस समीकरण होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर जो P होता है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, R कांस्टेंट और T टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, यानी कि V के यहाँ पर आयतन वॉल्यूम, समान आयतन में N क्या होता है, अणुओं की संख्या, तो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हो प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, और आर तो कांस्टेंट है ही, तो है ही सही, तो प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर लिया, तो जितने भी हम गैसें लेंगे, चाहे 1 लीटर हमने हाइड्रोजन लिया, 1 लीटर क्लोरीन लिया, दोनों का 1-1 लीटर लिया ना हमने, दोनों का 1-1 लीटर लिया, तो दोनों में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया है। तो अवोगाद्रो का कहना यही था कि समान ताप व दाब पर जितनी भी गैसें हैं उनके समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, जबकि बर्ज़िलिस का कहना था कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो अवोगाद्रो की जो डेफिनेशन है उसमें अणु वर्ड का इस्तेमाल किया गया और उसने परमाणु बोला, इसी कारण बर्ज़िलिस गलत हुआ। अब हम बात करेंगे गैसीय आयतन का नियम, जिसे गैलुसेक ने 1808 में दिया था। अब ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार गैसें जो होती है समान ताप व दाब पर, टेम्परेचर और प्रेशर हमने फिक्स कर दिया, तो इस नियम के अनुसार गैसें जो होती है वो समान ताप दाब पर उनके आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। बहुत ही सिंपल रूल है कि जो गैसें होती है वो उनके आयतन के सरल अनुपात में रिएक्शन करती है। जैसे कि आप देख रहे हो नाइट्रोजन यहाँ पर एक आयतन हमने लिया, जो अगर हम इसको रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर आगे जो गुणांक आप देख रहे हो जिनको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनको हम आयतन में भी कंसीडर करते हैं, उनको आयतन के रूप में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन का 1 आयतन है और हाइड्रोजन के 3 आयतन है और अमोनिया के 2 आयतन। तो ये नियम यही कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जो गैसें होती है वो समान ताप दाब पर उनके आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। यानी कि आप देख रहे हो उनका जो आयतन है, उनका जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात है, यानी गैसें जो होती है वो सरल अनुपात में क्रिया करती है, यह नियम ये कह रहा था। तो ठीक है, हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हम बात करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बात करते हैं H2 + Cl2, ये रिएक्टेंट है और रिएक्शन हुआ ट्वाइस HCl मिलता है, जहाँ पर हमको गिवन जो वॉल्यूम है वो है हाइड्रोजन का जो आयतन दिया हुआ है 40 ml, और हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि Cl2, क्लोरीन और HCl का वॉल्यूम कितना होगा। जहाँ पर आप देख रहे हो H2, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, H2 + Cl2, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है ट्वाइस HCl। तो यहाँ पर हमको H2 का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 40 ml। अब आप देख रहे हो H2 का कितना है, 1 आयतन है, H2 का 1 आयतन है, और Cl का भी कितना है, उसका भी 1 आयतन है। तो गैलुसेक का जो आयतन संबंधित है वो नियम यही कहता है कि गैसें जो होती है वो समान ताप दाब पर एक सरल अनुपात में क्रिया करती है। तो क्लोरीन का 1 अनुपात है, हाइड्रोजन का 1 अनुपात है, और HCl का कितना अनुपात है, 2 आयतन है। यानी कि हाइड्रोजन का 1 आयतन है, क्लोरीन का 1 आयतन, और HCl जो उसके 2 आयतन है। यानी कि हाइड्रोजन का 40 ml है तो क्लोरीन का भी कितना आएगा, 40 ml, और HCl का कितना आएगा, 80 ml। यानी कि जो क्लोरीन होगा वो तो हमें मिलेगा 40 ml, और जो HCl होगा वो हमें मिलेगा 80 ml। यानी कि 40 और 80 ml, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।